बता दें एक बार फिर से चौकीदार दफादार बहाली को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चौकीदारों की बड़ी पुकार है कि चिराग पासवान दिलाए हमें अपना अधिकार। आखिर चिराग पासवान की इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, साथ ही साथ चिराग पासवान इसे बड़ा मुद्दा बनाने से पहले ही चाह रहे हैं कि आश्रितों की बहाली का जो रास्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाए। और वहीं आश्रितों की सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ी उम्मीद चिराग पासवान के रूप में ही है, क्योंकि चिराग पासवान और उनके पार्टी के सभी नेता लगातार इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और उनका मानना है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं उन आश्रितों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनका परिवार अभी भी इस नौकरी की आस लगाए टकटकी लगाकर बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में चौकीदार दफादार बहाली 2026 और इससे जुड़े आंदोलन वर्तमान राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए मुद्दा राजनीतिक और चुनावी दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए हम यहाँ विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि इस बहाली से चिराग पासवान को कितना फायदा हो सकता है। दलित और वंचित वर्ग के नेता के रूप में एक बड़ी मजबूती चिराग पासवान को मिल सकती है। चौकीदार और दफादार पदों पर कार्यरत अधिकांश लोग समाज के निचले तबकों विशेषकर दलित और पिछड़ा वर्ग से आते हैं। चिराग पासवान लगातार इन कर्मियों की मांगों का समर्थन करते आ रहे हैं। हाल ही में हुए पटना में लाठीचार्ज के बाद चिराग पासवान ने कड़ा रुख अपनाया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उनकी आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की मांग करने का भी बड़ा ऐलान किया था और इससे उनकी छवि वंचितों के मसीहा के रूप में और मजबूत हुई है। अगर दूसरे सबसे बड़े बिंदु पर बात करें तो सरकारी तंत्र के निचले स्तर पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ भी मानी जा रही है। चौकीदार और दफादार गांव के प्रशासन की पहली इकाई होते हैं। यदि चिराग पासवान इनकी बहाली और अस्थायीकरण की लड़ाई जीतते हैं तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत और वफादार नेटवर्क मिलेगा। चुनाव के समय यह वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में जनमत को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं अगर बात करें तो एनडीए के भीतर उनका बढ़ता हुआ कद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 29 में से 19 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की और अब चौकीदार दफादार जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर वह सरकार के भीतर अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं। वह ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार में होने के बावजूद वह जनता के हक के लिए अपनी ही गठबंधन सरकार से सवाल भी पूछने से पीछे नहीं रह सकते हैं। अगर चौथे बिंदु पर बात करें तो नई बहाली की मांग और पुराने नियमावली में सुधार की वकालत करके चिराग पासवान बिहार के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और अगर बहाली की प्रक्रिया को तेज करवाना है तो उन्हें युवाओं का वोट लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और ये युवा अगर उनके साथ जुड़ जाते हैं तो आने वाले भविष्य में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसे ही आसानी से मिल सकती है। वहीं बात करें तो चौकीदार दफादार सीधे तौर पर थानों और स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए लोग रहते हैं। इनके समर्थन का मतलब है कि चिराग पासवान की पार्टी के पास जमीनी स्तर की पल पल की खबरें और जनता का मूड जानने का एक सीधा जरिया भी हो सकता है। अब अगर बात करें तो नीतीश कुमार से टकराव की तो चूंकि पुलिस और गृह विभाग सीधे तौर पर देखा जाए तो गृह मंत्री और देखा जाए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है और चिराग का इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक होना एनडीए के अंदर आपसी खींचतान भी पैदा कर सकता है। यदि चिराग पासवान आश्वासन देने के बाद भी बहाली या उनकी मांगों को पूरा नहीं करवा पाते तो यही वर्ग उनसे नाराज भी हो सकता है। चिराग पासवान के लिए केवल एक बहाली का मुद्दा नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी पैठ को गांव-गांव तक गहरा करने का एक बड़ा अवसर भी है। यदि वह इस मामले को सुलझाने में सफल रहते हैं तो भविष्य के चुनाव में उनकी पार्टी को इसका सीधा वोट बैंक के रूप में बड़ा लाभ मिल सकता है। चौकीदार दफादार बहाली के संदर्भ में आश्रितों की मांग केवल एक रोजगार का मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक गहरा सामाजिक और भावनात्मक विषय है। बिहार की राजनीति में इसे हक की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में चौकीदार दफादार के पद दशकों से वंशानुगत आधार पर भरे जाते रहे हैं। सेवा मुक्त होने के मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को नौकरी देने की परंपरा रही है। जब 2023-24 में सरकार ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया और नई नियमावली लाने की कोशिश की तो आश्रितों को लगा कि उनके पुरखों की विरासत और आजीविका का एकमात्र साधन छीना जा रहा है। अब चौकीदार और दफादार समाज के सबसे निचले पायदान पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। उनके पास जमीन या व्यापार के विकल्प भी सीमित होते हैं। अगर देखा जाए तो आश्रितों का तर्क है कि उनके पिता या दादा ने बहुत कम वेतन पर वर्षों तक सेवा की, इस उम्मीद में कि उनके बाद परिवार के किसी सदस्य को इसका सहारा मिल जाएगा। यदि आश्रितों को प्राथमिकता नहीं मिलती है तो हजारों परिवार अचानक आर्थिक संकट के घेरे में भी आ सकते हैं। आश्रितों की सबसे बड़ी
और सबसे प्रमुख मांग यह है कि जो चौकीदार स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेते हैं उनके नामांकित आश्रितों को तुरंत नौकरी दी जाए। पूर्व की नियमावली में इसका प्रावधान था, जिसे हाल के वर्षों में कानूनी अड़चनों और अदालती आदेशों के बाद जो है उसको बदल दिया गया है। आंदोलनकारियों का मानना है कि यह उनके साथ वादा खिलाफी है। बिहार में चौकीदारों और उनके परिवारों की संख्या लाखों में है। प्रत्येक जिले में इनकी एक संगठित यूनियन है। चुनाव के समय ये परिवार हार जीत का अंतर तय करने की क्षमता रखते हैं। वहीं विपक्षी दल इसे गरीब विरोधी बताकर सरकार को घेरते हैं, जिससे सत्ता पक्ष पर दबाव बढ़ता है और वह आश्रितों के पक्ष में कोई बीच का रास्ता निकाले। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि सरकारी नौकरियां केवल वंशानुगत आधार पर नहीं दी जा सकती है। सरकार के लिए चुनौती यह है कि वो अदालत के आदेश का पालन कैसे करे और साथ ही उन हजारों आश्रितों के नैतिक अधिकार की रक्षा कैसे करे जो सालों से इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। आश्रितों की मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है अस्तित्व की लड़ाई है। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो यह आंदोलन और उग्र हो सकता है, जो आने वाले चुनावों में सत्ता पक्ष के लिए महंगा साबित हो सकता है। यही कारण है कि चिराग पासवान जैसे नेता इस मुद्दे को सीधे मुख्यमंत्री तक ले जाकर विशेष नियमावली बनवाकर आश्रितों को राहत देने की बात कर रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि अगर सरकार चाहे तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी निकल सकता है और उन आश्रितों को नौकरी मिल सकती है। वहीं बात करें तो बिहार में चौकीदार दफादार बहाली और आश्रितों के हक की इस पूरी लड़ाई में राज्य चौकीदार दफादार संघ की भूमिका भी एक रीढ़ की हड्डी की तरह बनी हुई है। यह संघ केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि हजारों कर्मियों की सामूहिक आवाज है, जो सरकार और प्रशासन के सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है। इस पूरे घटनाक्रम में संघ की भूमिका को भी कुछ प्रमुख बिंदुओं में दर्शाया जा सकता है। संघ का सबसे बड़ा काम बिखरे हुए चौकीदारों और दफादारों को एक मंच पर लाना है। जब भी नियमावली में बदलाव या आश्रितों की हक की बात आती है, संघ पटना चलो जैसे नारों के साथ जिला स्तर से लेकर राजधानी तक विशाल प्रदर्शन आयोजित करता है। इनकी एकजुटता ही है जो सरकार को बातचीत की मेज तक आने पर मजबूर करती है। संघ के नेता लगातार गृह विभाग के अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मिलकर अपनी मांग रखते हैं। वे पुराने नियमावली जैसे 1990 और 2014 के प्रावधानों का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आश्रितों को नौकरी देना उनका कानूनी और नैतिक अधिकार है। सरकार जब भी नई बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है, संघ उसमें अपने सुझाव देकर कर्मियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। चूंकि वंशानुगत बहाली पर कानूनी अड़चनें आती रहती है, संघ इसके लिए वकीलों की टीम नियुक्त करता है। वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हैं ताकि सरकार के किसी भी ऐसे फैसले पर रोक लगाई जा सके जो कर्मियों के हितों के खिलाफ हो। संघ यह भली बात जानता है कि बिना राजनीतिक समर्थन के मांगे मनवाना कठिन है, इसलिए चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और अन्य प्रमुख नेताओं से संपर्क साधकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराता है। नेताओं को अपने सम्मेलनों में आमंत्रित करता है ताकि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जा सके। हाल के दिनों में चिराग पासवान का इस मुद्दे पर मुखर होना संघ की सफल पॉलिटिकल ब्रांडिंग का ही एक बड़ा परिणाम देखा जा रहा है। वहीं गांवों में तैनात चौकीदारों को अक्सर जटिल सरकारी आदेशों की समझ नहीं होती और संघ उन्हें जागरूक करता है। VRS यानी स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कब और कैसे करना है, ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं के खिलाफ आवाज कैसे उठानी है, ये संघ उन्हें समझाता है, उन्हें बताता है। तो कहीं ना कहीं संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस दिशा में चिराग पासवान ने भी काफी कुछ प्रयास किया है और उनके नेताओं ने भी लगातार आवाज उठाना शुरू किया है। अब देखना काफी महत्वपूर्ण है कि सरकार इसके लिए कब बड़ा फैसला सुनाती है और आश्रितों की बहाली का रास्ता कब तक साफ होता है।